नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल को लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ कार्रवाई की गई इस मामले में, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुंवर दिवाकर सिंह। मूर्ति विसर्जन के दौरान महासी क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में उपद्रव हो गया। उपद्रव के दौरान गोली लगने से एक की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अभी हवा उड़ रही है, अफवाह उड़ रही है कि उसकी मौत हो गई, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं इसकी सूचना जो है जनपद में आग की तरह फैल गई। मूर्ति विसर्जन जगह जगह कैसरगंज, मिहींपुरवा जो है गाय घाट, बहराइच, झिंगा घाट सभी जगह रोक दी गई। जिलाधिकारी मोनिका रानी, पुलिस अधीक्षक बिंदा शुक्ला तथा महासी के तेज तर्राक विधायक सुरेश्वर सिंह के प्रयास से समझाने बुझाने के बाद मूर्ति विसर्जन महासमिति के अध्यक्ष और कर्मचारियों द्वारा जो है अधिकारियों गण द्वारा जो है चालू किया गया। रात भर विसर्जन चलता रहा। 3 बजे जो है विसर्जन समाप्त हुआ, जाके मामला शांत हुआ। मृतक पीड़ित परिवार का पोस्टमार्टम विधायक द्वारा कराया गया। अस्पताल में जाम रही, अफरा तफरी का माहौल रहा। इसके बाद में जो है मृतक रेहुआ मंसूर का राम गोपाल मिश्रा 22 वर्षीय जो है लाश रखकर सुबह प्रदर्शन कर दिए। प्रदर्शन करने के बाद मांग की कि जो है आरोपी का इनकाउंटर किया जाए, उसको फांसी की सजा दी जाए। और जनपद में कई जगह आगजनी हो गई, तोड़फोड़ हो गया, बवाल हो गया। पुलिस सुरक्षा में काफ़ी जगह पर तैनात रही। जनपद से गोरखपुर जनपद के जोन के एडीजी, डीआईजी, कमिश्नर मौके पर उपस्थित हुए। जनपद पुलिस छावनी की तरह तब्दील हो गई। देखते ही देखते सनसनी की हवा फैल गई, लेकिन स्थिति काबू पर रही। सुबह जो है अंतिम संस्कार के दौरान काफ़ी जो है गहमा गहमी का माहौल रहा। पीएससी बल तैनात की गई। लाइन आर्डर एडीजी गृह सचिव जनपद लखनऊ मुख्यालय से काफ़ी लोग आए। विधायक के समझाने बुझाने के बाद इसको जो है कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जो है अंतिम संस्कार के लिए लोग तैयार हुए। अब जाके मामला शांत है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस पीएससी तैनात हो गई है। लगभग 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बहराइच से कुंवर दिवाकर सिंह, इंडिया वॉइस, बहराइच। वहीं विधायक थप्पड़ कांड मामले से नाराज चल रहे विधायक योगेश वर्मा ने विधायक मंडल के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की है। क्या कुछ है पूरी खबर और क्यों विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की है योगेश वर्मा ने, बता रहे हमारे सहयोगी रामजी सिंह। विधायक थप्पड़ कांड में 5 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली, न पुलिस की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज किया गया। इससे क्षुब्ध होकर आज विधायक का प्रतिनिधिमंडल योगेश वर्मा के नेतृत्व में कई विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलकर अपनी बात रखी। अब कार्रवाई क्यों नहीं की इसके बारे में बताया। जो जिले के कुछ अधिकारी हैं उनकी भी भूमिका संदिग्ध नजर को लेकर उन्होंने बताया है। वहीं आपको बता दें, जो योगेश वर्मा एमएलए से बात हुई, उनका भी कहना है कि मुख्यमंत्री से समय मिल गया है, जो अपनी बातें हैं मुख्यमंत्री जी को बताएंगे। तो कहीं ना कहीं देखने को ये रोचक चीजें हैं कि 5 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई देखने को कागजी रूप से नहीं मिल रही है। और वहीं आपको बता दें, जो करणी सेना का कल महापंचायत जो हुआ था, उस पंचायत से और मामला गर्म होता नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बहराइच और लखीमपुर की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है और सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कई घटनाओं को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश भी किया। बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यहां पर जिला व पुलिस का फेलियर है। सरकार को निष्पक्ष कार्रवाई का निर्देश देना चाहिए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बहराइच में निष्पक्ष कार्रवाई के साथ साथ जो उपद्रवी हैं उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोगों से अपील किया कि लोग आपसी सौहार्द बनाए रखें। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के थप्पड़ कांड को लेकर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कहा कि यहाँ पर योगेश वर्मा की एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है। अगर वह किसी अन्य जात के होते तो उनकी कार्रवाई होती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक तरह से योगेश वर्मा मामले को लेकर सरकार पर
शिकंज भी किया। आने वाले दिनों में उपचुनाव है और हर मुद्दों पर बीजेपी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव घेरने की कोशिश करते हैं। देखना यह होगा कि इस तरह के बयानों से समाजवादी पार्टी को आने वाले दिनों में कितना लाभ मिलता है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और रांची से लेकर चाईबासा तक कई ठिकानों पर दबिश दी है। लेकिन क्यों की जा रही है दबिश और किन किन ठिकानों पर यह छापा पड़ रहा है, बता रहे हमारे सहयोगी अजय पांडे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले जो है आज ईडी की दबिश दी है। आज ईडी ने झारखंड के 20 अलग अलग ठिकानों में ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें जो है सूबे के मंत्री के उनके करीबियों के यहाँ, उनके भाइयों के यहाँ, इसके अलावा जो पेयजल स्वच्छता विभाग के जो तमाम इंजीनियर्स हैं उनके यहाँ भी छापेमारी की है। इस छापेमारी में एक झारखंड के एक बड़े IAS अधिकारी के यहाँ भी छापेमारी की सूचना है। अब याद समझ लें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में ईडी की छापेमारी के बाद झारखंड की सियासत में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार जो है सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक रेड का करार दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है इसे कहे अपनी कर्मों या उनके गलतियों की करार को संज्ञा दे रही है। अब देखना पड़ेगा कि इस ईडी की छापेमारी के बाद जो है झारखंड में जो है ये जांच की आंच जो है किन तक पहुंचती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं, इंडिया वॉइस, रांची। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विपक्षी दल लगातार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को घेरने का काम कर रहा है, लेकिन क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। संपत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार विपक्षी दल भी कहीं न कहीं गणेश जोशी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड के अंदर केवल गणेश जोशी का ही मामला नहीं है, बल्कि बीजेपी के अंदर कई भक्षक ऐसे हैं कि जो लगातार धन की उगाई कर रहे हैं और ऐसे बयान से कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक बार फिर हलचल मची है, क्योंकि पहले से ही कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मंत्री हैं गणेश जोशी वो लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ऐसे अधिक संपत्ति रखने के मामले में विजिलेंस ने हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी कि उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन वो अनुमति अभी तक नहीं दी गई है, यानी कि उसके लिए सवाल खड़े होना कहीं ना कहीं लाजमी है। और लगातार देखिएगा कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार क्यों नहीं अपने मंत्रियों पर इस तरह की कार्रवाई करती है कि जब ऐसे अधिक संपत्ति है तो उसकी जांच क्यों नहीं कराती है। यदि अन्य किसी दल का नेता होता तो कहीं ना कहीं उसकी जांच कर दी जाती, लेकिन अपने ही दल के नेता पर वो जांच क्यों नहीं बैठा रहे हैं या फिर उसमें मुकदमा दर्ज करने का अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसे सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि देखा जाए कि लगातार हम देखते हैं कि जब भी कोई कांग्रेस का नेता हो या फिर कहा जाए अन्य दल का नेता हो तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ईडी से लेकर जो सीबीआई है वो तक लग जाती है, लेकिन बीजेपी नेताओं की जो बात की जाए एक मुकदमा दर्ज करने की, वो मुकदमा तक दर्ज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर इस तरह की बात उठने लगी है कि ऐसे अधिक संपत्ति उन्होंने रखी है तो उस पर कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज करने की अनुमति तो हाई कोर्ट की तरफ से मिल जानी चाहिए, लेकिन अभी तक वो अनुमति नहीं मिली है और माना जा रहा है कि जल्दी वो अनुमति मिलेगी तो कहीं ना कहीं गणेश जोशी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कई अन्य राजनेताओं की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। कौन कौन से नेताओं की सुरक्षा में इजाफा हुआ है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी जूही कुमारी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से जो है सियासी उबाल लगातार देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ पूरी मुंबई में माहौल अलग ही खौफनाक देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देखें राजधानी दिल्ली में भी इसका असर देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। वहीं अगर हम बात करें बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर पूरे मुंबई भर में अलर्ट मोड पर देखने को मिल रहा है प्रशासन की ओर से। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ उनके परिजन भी अन्य सेलिब्रिटीज से जो है घर ना आने की जो है अनुरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें पूरे मुंबई भर में इसको लेकर सियासी पलटवार तमाम पक्ष विपक्ष के ओर से जो है देखे जा रहे हैं और सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं। हालांकि अभी तक बात करें अगर आरोपियों की, आरोपी में 3 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं अभी भी 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो इस हत्या को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो है इसकी जिम्मेदारी ली
है और बताया जा रहा है राजस्थान में भी इसको लेकर काफी अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई सदस्य का राजस्थान से कनेक्शन है, कई सदस्य वहां से जुड़े हुए और इसी को लेकर पूरे देश भर में एक सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। कैमरामैन महेश के साथ मैं जूही, इंडिया पोस्ट। महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद राजस्थान में भी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं और कई तरीकों की सावधानियां बरती जा रही है। लेकिन ये सावधानी क्यों बरती जा रही है वो भी राजस्थान में, बता रहे हमारे सहयोगी मनोहर सिंह। लगातार जिस तरह से लॉरेंस गैंग का खौफ बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं जिस तरह से मूसेवाले का हत्याकांड हुआ, चाहे गोगामेडी का हत्याकांड हुआ और उसके बाद जिस तरह से बाबा सिद्दीकी का महाराष्ट्र के अंदर हत्याकांड होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं साबरमती जेल से लॉरेंस गैंग के गुर्गे द्वारा पोस्ट डाल के जिम्मेदारी ली जाती है, तो सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात होती है राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर लॉरेंस गैंग के जो गुर्गे हैं बड़ी संख्या में रहते हैं और राजस्थान के अंदर पुलिस प्रशासन जो है लगातार कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए हैं। अब बात हो रही है कि जिस तरह से लगातार लॉरेंस गैंग के गुर्गे एक्शन में आ रहे हैं और उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है, चाहे वो एटीएस हो, एसओजी हो, वो उन पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इस तरह के जिस तरह से पिछले दिनों के अंदर सलमान खान को भी धमकी दी थी, तो अब कहीं ना कहीं जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी है, लेकिन लॉरेंस गैंग का जो कहीं ना कहीं खौफ है वो अब सामने नजर आ रहा है। और अब आने वाले दिनों में जो लॉरेंस गैंग के गुर्गे राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं, उन पे पुलिस क्या एक्शन करेगी ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये साफ है कि लॉरेंस गैंग का कहीं ना कहीं जो खौफ बढ़ता जा रहा है और पुलिस की एजेंसियां जो है, लगातार सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर किस तरह का एक्शन ले पाती है सुरक्षा एजेंसियां, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। मेरे सहयोगी के साथ इंडिया वॉइस के लिए जोधपुर से मनोहर सिंह। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में पुलिस हिरासत में अमन की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अमन गौतम के घर पहुंचे। क्या कुछ कहा अजय राय ने, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। कस्टडी में एक युवक की मौत होने के बाद मामला गर्माता नजर आ रहा है। आपको बता दें, मामला थाना विकास नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पे बीते 2 दिन पहले यानी कि 10 अक्टूबर को एक जुए की सूचना मिलती है। उस सूचना के ऊपर पुलिस छापेमारी करती है, जिस छापेमारी में वहां पे कई युवक होते हैं जो बाकी के भाग जाते हैं। वहीं बताया था 2 लोग की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद जिसमें अमन गौतम नाम के युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जो बर्बरता अमन के ऊपर की, मारा, उसकी वजह से अमन की मौत हुई है। तो वहीं पुलिस अपने बयान में बता रही है कि अमन को किसी तरह की कोई भी मारपीट नहीं की गई है। अमन की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक ही आया है। वहीं आपको बता दें, इस युवक की मौत के बाद लगातार राजधानी में जो सियासत है वो काफी तेज होती नजर आ रही है। इसमें जो भी सियासी दल है वो लगातार घटना स्थल पे भी पहुंच रहे हैं और वहां पे जो उनका मृतक का परिवार है उससे भी मिल रहे हैं। तो जहां आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे थे, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने एक्स अकाउंट पे इस प्रकरणों को लिखने के साथ साथ सरकार के ऊपर उंगलियां उठाई हैं। तो वहीं सपा के डेलीगेशन में जो समाजवादी के प्रवक्ता और समाजवादी के सांसद भी पहुंचे थे मौके पे। तो वहीं भाजपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने एक्स पे लिखने के बाद सरकार पे उंगली उठाई है। तो वहीं चंद्रशेखर रावण जो सांसद है वो भी इस मामले में पहुंचे हैं और लगातार पुलिस की बर्बरता को लेके सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों की एक ही मांग है कि जो मृतक है उसके परिवार को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और सहायता धनराशि दी जाए। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। तो प्रयागराज कुंभ में गैर हिंदुओं की दुकान लगाने को लेकर अखाड़ा परिषद की सख्त रवैया से मुस्लिम धर्म गुरुओं में नाराजगी दिखी। लेकिन क्यों महाकुंभ में क्यों गैर हिंदू का दुकान लगाना मना है, बता रहे हमारे सहयोगी विकास चौहान। से थूक और मूत के बाद खाद्य पदार्थों की बिक्री का मामले सामने आए थे, जिसके बाद जिस तरह से हरिद्वार एक धर्म नगरी है, वहां से संतों ने हुंकार भरी और इसका विरोध करते हुए आगामी जिस तरह से प्रयागराज में 2025 में जो महाकुंभ होने जा रहा है उसमें गैर हिंदुओं के दुकानों
की ना लगने की इन्होंने बात की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि वो किसी भी गैर हिंदू को उस मेला क्षेत्र में दुकान विशेष तौर पर खाद्य पदार्थों की जो दुकानें हैं वो ना दे, जिसके चलते क्योंकि जिस तरह से बार बार जिस तरह से वीडियो सामने आ रही हैं गैर हिंदुओं के द्वारा, जिस तरह से खाने के पदार्थों में कुछ मिलाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म की आस्था है वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, जिसको लेकर तो वहीं अब संत इसको लेकर मुखर हुए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार भी सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री और भाजपा के जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने खुद मुस्लिम धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनसे ये अपील की है कि वो सामने आएं और अपने जो अनुयायी हैं और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनसे अपील करें कि वो इस तरह की लोगों का, खास तौर पर जो इस तरह के शरारती तत्व हैं उनका विरोध करें और सामने आएं, ताकि ना तो मुस्लिम समुदाय पर कोई बात उठे, ना ही कोई माहौल खराब होने की बात एक बार फिर से सामने आए। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। वहीं लॉरेंस बिश्नोई का करीबी कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को आधी रात कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड से रायपुर लाया गया, लेकिन क्यों, वजह क्या रही, बता रहे हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। को मिली बड़ी कामयाबी। जी हां, दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के करीबी अमन साहू को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लाने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की राजधानी में यही अमन साहू गिरोह का गुर्गा जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी में खुलेआम गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, जिससे छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी, जिसको देखते हुए लगातार राजधानी की पुलिस अमन साहू गिरोह के गुर्गों को पकड़ने में काफी दिनों से प्रयासरत थी, जिसमें कई लोगों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। लेकिन राजधानी पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती थी अमन साहू, जिसको पुलिस छत्तीसगढ़ में लाने में अब कामयाब हो गई। जी हां, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पुलिस ने अमन साहू को झारखंड से गिरफ्तार करके रायपुर ला चुकी है। इसका पूरा श्रेय छत्तीसगढ़ पुलिस, राजधानी पुलिस को जाता है। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार से, अमन साहू गिरोह लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के करीबी माने जाते हैं, जिसको लेकर कई महीनों से राजधानी पुलिस दर दर भटक रही थी। आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के करीबी अमन साहू को टांडिस्क रिमांड पर रायपुर राजधानी की पुलिस लेकर आ ही गई। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी असम दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा सैनी ने, बता रहे हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी असम के दौरे पर हैं। आज उन्होंने गुवाहाटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस वाले उनसे सवाल करते हैं कि उन्होंने जनता के लिए और किसानों के लिए क्या किया। नायब सैनी ने कहा कि मैंने भी कांग्रेस वालों से सवाल किया और पूछा कि प्रदेश में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उतना कांग्रेस की 7 पीढ़ियां भी काम किसानों के लिए नहीं कर सकती। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। तो वहीं जेल में बंद पूर्व सपा विधायक और माफिया सूची में शामिल आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आरिफ अनवर हाशमी पर एक और नया मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन यह मुकदमा किन मामलों में दर्ज किया गया है, बता रहे हमारे सहयोगी अशोक कुमार पाल। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आरिफ अनवर हाशमी पर एक और नया मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ये मुकदमा सादुल्ला नगर थाने पर दर्ज किया गया है। हालांकि आरोप है कि आरिफ अनवर हाशमी सरकारी जमीन को एक निजी स्कूल के नाम दर्ज किया है। हालांकि ये जांच की जा रही है। हालांकि स्थानीय पुलिस अब इनके सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। हालांकि रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के सत्ताधारी
सरकार, धामी सरकार के लिए दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। कई मुद्दों को लेकर राज्य की जनता आक्रोशित नजर आ रही है। पूरी खबर क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय केंद्रा। सरकार के लिए दिन ब दिन चुनौती बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, जिसको कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। तो दूसरी तरफ अब थूक जिहाद ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है और यही वजह है कि जो घटनाएं पिछले दिनों देखने को मिली थी, उसके बाद अब सरकार की तरफ से लगातार इस पर कठोर कार्रवाई की बात यहाँ पर कही जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सार्वजनिक मंचों से इस बात को इशारा कर रहे हैं कि प्रदेश में जल्द। तो रायबरेली में मौतों का सौदा करने वाले ओटी टेक्नीशियन शुभम पटेल पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और क्यों मुकदमा दर्ज हुआ है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। को पटरी पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा तमाम तरह के लगातार नए नए परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। यहां तक कि उनके द्वारा हर सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया जाता है और वहां पर गुणवत्ता के विशेष ध्यान देने के लिए जिम्मेदारों को हिदायत दी जा रही है। हालांकि उनके द्वारा ये सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि कतई स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही नहीं बरती जाएगी और ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्ची की मौत हो गई और नवजात की मां की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमलेश कुमार। महिला अस्पताल में एक मामला सामने आया है कि रात में एक पीड़ित जो है थाना देहात कोतवाली अंतर्गत रहने वाले 11 बजे करीब आते हैं अपनी एक पीड़ित महिला को जो प्रसव के दौरान यहाँ इलाज कराने के लिए। बता दें कि जो है कि बाहरी मसले का एक आरोप है कि रात में कोई डॉक्टर नहीं थे, नर्स थी और नर्स के द्वारा इलाज किया गया। बार बार जो है कि डॉक्टर को बुलाया जाता पर डॉक्टर वह मौके पर नहीं आ पाई थी। बता दे रहे हैं कि इस तरह का मामला जो है कि रात में जो पीड़ित इतने परेशान हो गए उनकी होने लगी। ये मामला जो है कि 2 से 2:30 बजे को हो चुका है। डॉक्टर से सिर्फ नर्स लोग बात कर रही थी कि किस तरह से इनका इलाज हो, ये हो, दवा दर्पण के बारे में। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।